अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पेशल और मैं हूं दुआ कमल। नाज़रीन, ईद के बाद सियासी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। सोमवार बस सर पर आ गया है। इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि वो सोमवार को अदालत जाएंगे। उनके वकील बस समझिए तैयार बैठे हैं। वज़ीर आज़म की नाअहली की दरख्वास्तें दायर हैं और आज ताहिरुल कादरी और शेख रशीद साहब की मुलाकात भी हो गई है। नए बनने वाले इत्तेहाद में कितनी जान होगी? क्या हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? साथ ही नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम क्या मुज़म्मती बयान से आगे बढ़ पाएंगे? हम इसी पर बात करेंगे। ये हमारे सवाल हैं, इनका जवाब लेंगे। मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और आयतुल्लाह दुरानी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये भी इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। और जैसे जैसे दीगर मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ गए हैं और इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि अब जो एहतसाब है वो बड़ा कड़ा एहतसाब होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो क्या लग रहा है कि हुकूमत को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब इन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे? देखिए, चैलेंजेस तो मेरा ख्याल है वही हैं जो नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए लंदन जाने से पहले थे। और जिस तरह जलावतनी या जो जिसको कहते हैं एग्ज़ाइल में 39 दिन गुजार के माशाल्लाह रूब सेहत होकर वो वापस आ गए हैं, तो पनामा पेपर्स के हवाले से चैलेंज मेरा ख्याल है अभी तक कायम है। और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने भी कहा और गालिबन दूसरी जमातें भी बैक आवाज़ होकर यही बात कर रही हैं कि जो सवाल उठा था पनामा पेपर्स के बाद से, उसका जवाब अभी कौम को वसूल होना बाकी है। और उसके लिए मेरा ख्याल है तमाम जमातें इकट्ठी हैं। और ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिससे वज़ीर आज़म फरार इख्तियार कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी मुल्क में जो आला तरीन मनसब पे जो फाइज होता है, सबसे पहले उसको जवाबदेही करनी होती है। और मेरा ख्याल है कि किसी न किसी मौके पे वज़ीर आज़म साहब को इस अमर की जवाबदेही करनी होगी। और दूसरी जवाबदेही मेरा ख्याल है ये भी करनी होगी, एक छोटा सा इशू है कि जून 2013 में जब पार्लियामान में खिताब किया था हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने, तो उन्होंने ये कहा था कि आइंदा किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी दोस्त को मुफ्त के गैर मुल्की दौरे नहीं कराए जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि खुसूसी तैयारी के ज़रिए अपने एक जुलूस के हमरा ये वापस आए हैं। तो अब इनसे मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियन आयतुल्लाह दुरानी साहब, इनके साथी, इनको ये ज़रूर पूछना चाहिए कि ये किस खाते में इतना बड़ा जुलूस लेके आए हैं और क्या ये वाकईतन एक उस रूह उन्होंने ये कह दिया इम्तियाज गुल साहब कि ये जो जुलूस आया है बोइंग 777 और इसका जो खर्चा उठा है इसी पर केस करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन सर, हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि हम जो बयान दे रहे हैं, क्या मुज़म्मती बयान किसी भी बात के लिए दे देना काफ़ी होता है? ये मकबूजा कश्मीर को देख लीजिए, कितने निहत्ते जो कश्मीरी आज शहीद हुए हैं और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। क्या अभी भी हमारे पास यही वक्त है कि मुज़म्मती बयान दें और बस ख़त्म? क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए हमें? नहीं, लेकिन देखिए, पाकिस्तान अब मेरा ख्याल है लश्कर कशी का तो ऐलान नहीं कर सकता है, ऐलान जंग तो भारत के खिलाफ नहीं कर सकता है। वो एक मुतनाज़ इलाका है, अक़वाम मुत्तहिदा ठोस जवाब तो दिया जा सकता है। और बिलाशुबा इसको मेरा ख्याल है ज़्यादा अब बांगे दोहल बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को यक ज़ुबान होके बात करनी चाहिए इस हवाले से, क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ 25 तक शहादतें वहाँ पे हो चुकी हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं अभी देख रहा था गैर मुल्की ज़राए इब्लाग भी, BBC भी देखा मैंने, डॉयचे वेले जो जर्मन इक्विवेलेंट है इसका BBC का, उसमें कश्मीर की खबर ही नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कश्मीरियों की बेबसी का और दुनिया की बेहिसी का, कि चूँकि उनके इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं भारत के साथ, लिहाजा भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते। हुकूक इंसानी के एक बड़े ही संगीन मसले पे यूरोप में, अमेरिका में कहीं 1-2 अशख़ास हलाक होते हैं, उसके ऊपर पूरा यूरोपीय क़यादत इकट्ठी हो जाती है। लेकिन 2 रोज़ से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इंतहाई दिलखराश है। जिस अंदाज में वहाँ पे ऊपर नीचे 30-35 जनाजे पढ़ाए गए। अभी एक दोस्त ने मुझे श्रीनगर से यही बताया है कि 140 कनाल के इलाके पे जितने ये
कई लाखों नहीं तो 2-3 लाख जरूर लोग थे सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यकीनन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब ये मुजम्मती बयान से काम नहीं चलेगा। आयतुल्लाह दुरानी साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बयान दे दिया है कि नवाज मोदी की दोस्ती आड़े है, ये मामलात हम हल नहीं कर पा रहे कश्मीर को लेकर। तो क्या मतलब, अब जैसे कि हम अंदरूनी अगर सियासत की बात करें तो पीपल्स पार्टी और हुकूमत आमने सामने है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान, जाहिर है आपकी पार्टी के चेयरमैन है, उसको कितनी संजीदगी से लेगी हुकूमत, आपको क्या लगता है? और उनके इस बयान की वजाहत की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि नवाज मोदी की दोस्ती है जो सफर हो रहा है कश्मीर का मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि आज के पॉलिटिकल माहौल में चेयरमैन ने जो बयान दिया है वो हकायक पर और हकीकत पर मबनी है। ये कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं किया कि पॉलिटिकल स्कोरिंग की कोई बात नहीं है, बल्कि हकीकत पे जो मैदान में इस वक्त आज नज़र आ रहा है, जिस तरह आज जो कश्मीर में हुआ है उसके मुतालिक अगर पाकिस्तान की खामोशी है तो वज़ीर आज़म के सर पे आ जाता है, उसकी हुकूमत के सर पे आ जाता है। वैसे भी सिफारती ताल्लुकात इतने दुनिया में कमज़ोर हो चुके हैं कि अगर ये आवाज़ उठा भी लें तो प्राइम मिनिस्टर को ये यकीन है कि मेरी आवाज़ को दुनिया के किसी कोने में सुना भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी वज़ारत ख़ारजा और इसकी ख़ारजा पॉलिसी इतनी कमज़ोर है। लेकिन आयतुल्लाह दुरानी साहब, अभी तो परवेज़ रशीद साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं और इस सूरत में उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पॉलिसी पढ़ते नहीं है। जो हालिया उनका बयान, उन्होंने कहा भुट्टो ने शिमला मुआहदा में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को दफन करने की कोशिश की। तो परवेज़ रशीद साहब की, माफ कीजिएगा, उनकी बात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी पॉलिसी पढ़ते नहीं है या जो आपकी हिस्ट्री है उससे वाकिफ नहीं है ठीक तरह से, जैसे कि परवेज़ रशीद साहब ने कहा? परवेज़ रशीद साहब एक पढ़े लिखे और समझदार, एक लिबरल माइंड के आदमी है। वो एक तरफा तौर पर उन्होंने एक चीज़ को अगर महसूस किया है तो डिबेट हो सकती है इस बात पर भी, लेकिन ऐसा नहीं है। परवेज़ रशीद साहब समझदार आदमी है, लेकिन चले आपके मीडिया के लिए स्कोरिंग उन्होंने कर लिया, उसको हम उस हद तक तस्लीम करते हैं, बाकी चीज़ें तस्लीम नहीं की जा सकती। बहरहाल ये 1000 साल की जंग एक पॉलिटिकल जंग है जो इस रीजन में हमेशा इंडिया के साथ मुसलमानों के हवाले से खेली जाएगी और रहेगी। ये जंग हमेशा रहेगी। भुट्टो साहब ने जिस फ़लसफ़े की बुनियाद पर बात की थी, वही फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर बाद में हकीकत की तरफ लेकर के जा रहा था। सही, लेकिन इस बात से एक सवाल पैदा होता है आयतुल्लाह दुरानी साहब, इस बात से एक सवाल पैदा होता है, जब हम सियासी माहौल की गर्मा गर्मी की बात करें, ईद के बाद सियासी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत को मना पाएगी? के साथ आपका कितना इत्तेहाद होगा? इसी सवाल का आपसे जवाब लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अब जो नए इत्तेहाद बनने वाले हैं उनमें कितनी ताकत होगी, वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो आगे फ्यूचर में जाकर चल भी पाएंगे। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से सेनेटर निहाल हाशमी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपका। और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जमशेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपसे ये कॉमेंट लेना चाहूँगी, फिर दीगर मेहमानों को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, जो बज़ाहिर कभी लगता है बन गया है, कभी लगता है टूट गया है, तो क्या ये जो सड़कों पर निकलने की तहरीक का आगाज हो रहा है, कितना सॉलिड ये इत्तेहाद है, कितना स्ट्रॉन्ग है? फ्यूचर बताइएगा हमें इस इत्तेहाद की। देखिए, कुछ चीज़ों को हम पॉलिटिकल तरीके से, मैं खुशामदीद कहता हूँ, सलाम करता हूँ निहाल हाशमी साहब को, ईद मुबारक, और जमशेद को भी। देखिए, ये महीना जो है ना, ये इसमें हमें देखना है कि क्या हम आईनी तकाज़ों की तरफ पूरा करने के लिए जाना चाहते हैं या कानूनी तकाज़े पूरे होने चाहिए या अखलाकी तकाज़े पूरे करने चाहिए। अब वज़ीर आज़म के सर पर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कौम के सामने आके खिताब करके अपने आप को इसके बाद पेश न करके मुतनाज़ा बना दिया। उससे पहले वो ठीक जा रहे थे। जब उन्होंने खिताब किया और 2 दफ़ा कौम से खिताब करने के बाद पार्लियामान में ये कह करके उसने फिर इससे एक कदम पीछे, क्या कोसो 40 दिन का चिल्ला लगा करके बाहर से आ रहे हैं। अल्लाह उसको सेहतियाब करे, हम उसके लिए दुआगो हैं, एक इंसान की हैसियत से, एक वज़ीर आज़म की हैसियत से। लेकिन वो अब मुतनाज़ा हैं। अब जब वो मुतनाज़ा हो गए तो चूँकि निहाल हाशमी साहब कानून के सबसे बड़े एक दानिश्वर हैं, उसका सब्जेक्ट है ये, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर वो मुतनाज़ा हो गए तो मुतनाज़ा शख्सियत आप ये बता दीजिए बस मुख्तसरन, आपका पीटीआई के साथ इत्तेहाद फ्यूचर में है या नहीं है?
वही मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि जब मुतनाज़ा मामलात हो जाएं तो हम जो लोग मुतनाज़ा इस बात को समझते हैं हम सब एक ठीक है, आप एक हैं। निहाल हाशमी साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब की आपने बात सुनी है। वज़ीर आज़म साहब मुतमईन नहीं कर पाए थे अपने खिताब में और मुतनाज़ा बना दिया। जाहिर है अब ये PTI के साथ मिल गए हैं, तो क्यों कोई वाज़ेह हिकमत अमली अभी तक नहीं बनाई गई है? अब मियां साहब ने कल ये कह दिया कि अब वो ये तमाम मामला देख लेंगे, TORs पर कमेटी भी एक्टिव हो जाएगी। तो जो कमेटी 1-1.5 माह नहीं उस तरह से मामले को हल कर सकी, अब आप कोई नई हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके जानिब से आपके चैनल को और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक है। मेरे भाई मेरे मोहतरम आयतुल्लाह दुरानी साहब बड़े दरवेशमंद आदमी, उन्हें भी ईद मुबारक। आपने इत्तेहाद की बात कही तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि PTI खुद इत्तेहाद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो इत्तेहाद की तलाश में है, उनकी पार्टी में बिल्कुल इत्तेहाद नहीं है। एक टोला है जो जहांगीर तरीन और अलीम खान हैं, एक वो MNAs हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है, एक तबका वो है जिनसे छीना गया इलेक्शन, और वो वजीउद्दीन साहब की वो चीज़ें सारे कुछ। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये बेहतरी की तरफ चले जाएं। पहले खुद में इत्तेहाद करें, फिर जरूर इत्तेहाद करें। हम तो चाहते हैं आप इत्तेहाद करें, हमारी रहनुमाई लेकिन करें। निहाल हाशमी साहब, इस दफा मामला जरा मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। आप माजी ना देखिए, इस दफा काफी मुत्तहिद लग रही हैं ये सारी जमातें, और PMLN के पास कौन सी जमात का इत्तेहाद है? चले आप यहाँ मेरे से लिखवा लें, आप यहाँ मेरे से लिखवा लें, कभी भी PTI PPP एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी। ये जमशेद इकबाल साहब हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं। जमशेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि कभी एक नहीं हो सकते पीपल्स पार्टी और PTI। इसमें निहाल साहब एक मिनट, इसमें मैं समझता हूँ कि इशू ये जो इत्तेहाद है ये अगली स्टेज है। पहली जो बात है आज इशू नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब की जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड उनकी ये है कि ये पनामा लीग भी कोई इशू नहीं है, और हमने जो पाकिस्तान ये इतनी बड़ी करप्शन पकड़ी गई ये भी कोई इशू नहीं है, और सारा कुछ जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में वो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। सो मैं समझता हूँ, और मियाँ साहब की जो परफॉर्मेंस आप कह रहे होती है अपोजिशन में, वो शायद थोड़ी सी किसी हद तक मुनासिब ज़रूर होती है बीइंग सियासतदान, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो ये बिल्कुल ही बादशाह बन जाते हैं और किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। सो बेसिक जो बात है, निहाल हाशमी साहब हों या मियाँ साहब हों, ये बात बाद में इंपॉर्टेंट है कि इत्तेहाद किस किस का होता है। इशू ये है कि इतनी बड़ी करप्शन है और वो पकड़ी गई है, और 20 करोड़ लोगों को पकड़ना चाहते हैं, और 20 करोड़ लोगों को जो भी लीड करने आ जाएगा लोग उसके साथ हैं। सही। जो भी लीड करने आ जाएगा लोग उसके साथ हैं, और हम उसको लीड करना चाह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी अपनी कुछ कमजोरियों के बावजूद उसको लीड करना चाह रही है। इकबाल साहब एक बात याद रखनी चाहिए, पहले भी धरना सीजन हुआ था, उसका क्या रिजल्ट निकला, और अब आप एक बार फिर आवाम को सड़कों पर ला रहे हैं, तो ये कोई गारंटी तो नहीं दे सकते ना आप कि आप उतनी ही कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये कामयाबियों से बहुत बड़ी होगी, कामयाबियों से बहुत बड़ी होगी। और दूसरी बात ये कि करप्शन इस वक्त सरफेस पे इशू आए हैं, सबसे बड़ा इशू जो है ये सरफेस पे ये आया है कि ये सारी गुर्बत, सारी बेरोजगारी, सारी जहालत, सारी आप कह रहे सेहत की खराबी, सारी ज़राअत की खराबी, सारी इंडस्ट्री की खराबी, उसकी वजह करप्शन है। तहरीक इंसाफ पर ये बात आई कि उस धरने की वजह से मुआशी पहिया रुक गया, तो अब आप ये सारे इल्जाम लेने के लिए फिर तैयार हैं? देखें, बजट महंगा हुआ, आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, बिजली है नहीं, अवामी मसाइल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इल्जाम को सर पे ले लेगी आगे जो कोई भी काम नहीं होता। थोड़ी सी एक बात मैं मतलब आवाम के लिए भी और मुस्लिम लीग नून को स्पेशली, कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें 11 से 12 अरब की पर डे करप्शन का जिक्र हो रहा है, और ये आप इसको 365 दिन से अगर ज़रब दें तो पाकिस्तान का बजट जो $4.1 ट्रिलियन का है, ट्रिलियन रुपीज़ का है, उसके बराबर आपकी करप्शन है। यानी ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसमें करप्शन और आपका बजट ये बराबर हैं। सो इस बात को आप क्या सोच सकती हैं, या कोई बंदा ये सोच सकता है या इमेजिन कर सकता है कि इतनी करप्शन के रहते हुए ये मुल्क तरक्की कर सकता है? ये जो लोग हमें झूठी फिगर तो इसहाक डार साहब दे सकते हैं, ये मजाक उड़ा सकते हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, लेकिन क्या मतलब क्या है कि एक मुल्क में बजट के बराबर करप्शन हो रही हो और उसमें तरक्की हो रही हो? कैसे हो सकता है? इम्तियाज गुल साहब, अभी हालात आपके सामने हैं, सियासतदानों का रवैया आपके सामने है, क्या इस वक्त हमारी स्टेट, हमारा पाकिस्तान मुतहम्मिल है ये सारे जो मामलात अब शुरू होने जा रहे हैं? ठीक है, पनामा लीक्स का ये मामला है, तहकीकात होनी चाहिए, क्या उसका कोई और तरीकेकार हो सकता है जिससे हालात बेहतरी की तरफ गामजन हो सके? मेरा ख्याल है बहुत आसान तरीक़ेकार है। शुरू में हमने कहा कि अगर वज़ीर आज़म साहब खुले दिल के साथ
وہ جو جس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے حکمران جماعت نے لگایا ہوا ہے باقی دوسری جماعتوں کو کہ ٹی او آرز بنیں گے, ٹی او آرز پہ اعتراض ہو رہا ہے, 2 مہینے اس میں گزر گئے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے, اس میں میرا خیال ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک خط لکھے اسی کمپنی کو جس کمپنی نے یہ تمام انکشافات کیے ہیں, اور اس کے ذریعے سارا کچھ واضح ہو جائے گا. گزشتہ 20 برسوں میں 25 برسوں میں کس طرح وہ آف شور کمپنی بنی تھی, اس کے لیے پیسے کہاں سے گئے تھے, کتنے پیسے یہاں سے, اور آیا وہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے گئے تھے کہ نہیں. کیونکہ ان کے گلے میں جو ہڈی یا کانٹا جو پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پیسوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ آف شور کمپنی میں لگائے گئے, جس کے ذریعے لنڈن کے 4 فلیٹ خریدے گئے, اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی وجہ سے وزیر اعظم بھی پریشان ہیں, ان کے اہل خانہ بھی پریشان ہیں. تو اس میں کسی کمیشن کی کسی ٹی او آر کی ضرورت نہیں. یہ تو ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. نہال ہاشمی صاحب, دنیا بھر میں نے کئی لوگوں سے, میں نے امریکہ میں بھی بات کی, برطانیہ جرمنی میں بھی مختلف لوگوں سے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ کس قسم کا کمیشن, جب ایک بات سامنے آ گئی ہے آپ ایک حکومت کے ذریعے ایک خط لکھوائیں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے خط لکھوائیں, آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی. آپ نے صحیح جو طریقہ کار ہے امتیاز گل صاحب وہ بتا دیا. نہال ہاشمی صاحب, یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے آپ نے, اور اب کوئی فائدہ ہونے والا بھی ہے؟ کیونکہ ٹی او آرز کمیٹی, پھر میں وہی آپ سے بات کروں گی کہ اس طرح سے تو کچھ حاصل نہیں کر پائے جو اگر ہم پیچھے دیکھیں تو. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کب تک لگانا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا اگر مجھے مکمل کرنے دے, بیچ میں کوئی ضمنی سوال نہ کریں. ٹھیک ہے جی, آپ کریں مکمل, آپ کی بات سننی ہے ہمیں. اس کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 97 کے الیکشن میں بھی یہی الزام لگایا گیا تھا, میفیئر 2000 سے لے کر کے 2008 تک ہمارا جتنا احتساب ہوا اس سے زیادہ کسی کا نہیں ہوا. مشرف نے بڑا الزام لگایا, 2008 سے 2013 تک ہم پہ بڑا الزام لگتا رہا اور اسی میفیئر کو لے کے گھومتے رہے, مگر اس قوم نے مسترد کر دیا ان سارے الزامات کو. اب اگر کوئی خود ٹرک کے بتی کے پیچھے لگ جائے تو اللہ اس کو سمجھائے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو لگے ہوئے ہیں پاکستان کے بتی کے پیچھے جہاں پہ آج سستائی ہے, آج انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, سی پیک جیسا منصوبہ آ چکا ہے. پاکستان میں پہلے بجلی جاتی تھی, اب آتی نہیں تھی, اب لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے چند گھنٹوں کے لیے, اور انشاءاللہ اب بھی جاتی ہے. ہمیں دیا گیا ہے. نہال ہاشمی صاحب, اب بھی بجلی بہت جاتی ہے مگر واپس آتی ہے, مگر واپس آتی ہے. اور جو ٹینیور آپ نے ہمیں دیا تھا, اور پھر جو اس ملک میں بدامنی تھا, پولیٹیکل گورنمنٹ پہلے یہ بھی تو تھی, وہی بات ہے نا, جیسے ہم اپنے گھر کا ڈرائنگ روم سجا لیتے ہیں نا, اسی طرح سے ہم نے بڑے شہروں میں تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کر دیا. دیہاتوں کا رخ کریں, وہاں 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. ہاشمی صاحب ایک چھوٹا سوال ہے. جی ایک منٹ. جی اچھا, اگر ہم مختصر جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب آئے گا تو ہم یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, آیت اللہ درانی صاحب, نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ عوام مسترد کر دے گی کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق حکومت کام کر رہی ہے اور کافی ترقیاتی کام کیے جا چکے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی عوام کو سڑکوں پر لے آتے ہیں, عوام مسترد کر دیتی ہے آپ لوگوں کو, تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ عوام سڑکوں پہ تو آتے ہیں, روز اپنے دفتروں میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, فیکٹریوں میں جاتے ہیں, کارخانوں میں جاتے ہیں. ہمیں پیار کرتے ہیں, پہلے بھی آپ کا کتنا غیر سنجیدہ بیہیویئر ہے. آیت اللہ درانی صاحب, نہال صاحب آپ کا کتنا غیر سنجیدہ بیہیویئر ہے. کیا آپ سوال کیا ہوتا ہے بات سے کرتے ہیں یار, یہ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں یار. آیت اللہ درانی صاحب, اگر عوام مسترد کر دیتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو, تو کیا آپشن استعمال کریں گے؟ سنجیدگی سے بات کریں, میں ان کو بتاؤں گا کہ کیا سنجیدگی ہے. جاؤ جا کے تلاش کرو جہانگیر ترین کو اور علیم خان کو اور عمران خان کے آف شور. اچھا, میں اگر کرپٹ ہوں تو کیا وزیر اعظم کو لوٹنے کی اجازت ہے؟ اگر میں نالائق ہوں, میرے اندر اتحاد نہیں ہے تو وزیر اعظم کو لوٹنے کی اجازت ہے. اگر یہاں ترقی ہو رہی ہے تو وزیر اعظم کو لوٹنے کی اجازت ہے. نہیں, وزیر اعظم کو لوٹنے کی اجازت ہے. چور کمپنی, چور پارٹی. دیکھیے نہال ہاشمی صاحب, اس وقت چوری کا مال آپ کے گھر سے پکڑا گیا. نہال, اس وقت چوری کا مال آپ کے گھر سے پکڑا گیا. وزیر اعظم کے گھر سے چوری کا مال آیت اللہ درانی سے ہم جواب لے لیتے ہیں. اور نہال ہاشمی صاحب, آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, آپ حکومت میں ہیں, یہ سوال تو اٹھیں گے. پھر معاملات ایسے بگاڑے ہوئے ہیں تو یہ سوال تو سبھی کریں گے, ہم بھی کریں گے اور باقی بھی کریں گے. آیت اللہ درانی صاحب, آپ جواب دے دیجیے گا. میں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر مسترد کر دیتی ہے عوام آپ لوگوں کو, جب سڑکوں پر لائیں گے تو کیا آپشن ہوگی آپ کے پاس؟ گھر میں تلاش لیں, گندگی اپنے گھر سے صاف کریں. آیت اللہ درانی صاحب, میرے خیال میں اس طرح ہے
کہ نیال ہاشمی صاحب اگر ہم لوگ ٹیکنیکل ڈسکشن پہ ہوں تو میں صرف اتنا آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بھی ہماری طرح ہیں، صرف اتنا پوچھوں گا کہ اگر شکوک کی بنیاد پر یا متنازع کوئی شخصیت ہو جس کے متعلق میں نے کہا وزیر اعظم نے اپنے آپ کو خود ہی متنازع بنا دیا ہے، اگر وہ متنازع کوئی کسی قسم کی اپوائنٹمنٹ بھی کرے گا تو کیا متنازع نہیں ہوگا؟ شک نہیں ہوگی؟ اگر اسی متنازع وزیر اعظم نے فرض کیجئے کہ آج بیٹھ کر الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، جی حضور، جی آیت اللہ درانی، الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے وہ۔ میں چلیں ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں آپ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہی آیت اللہ درانی صاحب، کہ جب پرائم منسٹر متنازع ہیں تو ظاہر ہے یہ سب اٹھیں گے۔ واپس آتے ہیں، ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہم حکومت پر سوال اٹھا رہے ہیں، حکومت پر بات کر رہے ہیں، کیا اپوزیشن کے پاس بھی وہ ثبوت ہیں، وہ بات کر رہے ہیں اور واقعی اپوزیشن بھی اتنی ہی دیانتدار ہے، عوام کے لیے سڑکوں پر نکلنا چاہتی ہے؟ اس کا جواب لیتے ہیں پی ٹی آئی سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اتحاد کی۔ بریک سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی۔ نہال ہاشمی صاحب، آپ نے دیکھا اسی پروگرام میں اپوزیشن کتنی متحد ہے، تو یہ جب سڑکوں پر آئیں گے اور جب بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے احتساب کی، پٹیشن 3 پہلے ہی دائر ہیں، تو کیسے نپٹیں گے، کیسے نکل پائیں گے آپ ان ساری چیزوں سے حکومت؟ دیکھیں، میں تو خوش ہوتا ہوں، آیت اللہ درانی جیسے اچھے فعال لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، کاش جب سرے محل کی بات ہو رہی تھی، جب $60 ملین جو سوئس اکاؤنٹ ہے اس کی بات ہو رہی تھی، کاش جب واجد شمس الحسن صاحب عدالتی پیپرز ایک جگہ سے دوسرے جگہ جنیوا میں شفٹ کر رہے تھے تو میرا بھائی یہ بات کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ جہاں تک رہ گیا ٹی او آر، ہم خود چاہتے ہیں ٹی او آر بنے، اب میرے لیڈر کا نام نہیں ہے اس میں، مگر باقی لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جن لوگوں نے چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، پبلک چیکس پہ مارا ہے، کسی بھی حیثیت سے مارا ہو یا بدنیتی کی ہے، وہ پارٹیاں جو فنڈنگ کو اپنے لوگوں سے فنڈ جو لیے اس کو مس یوز کیا ہے، اس سے پاکستان کی امیج خراب ہوئی ہے ضرور۔ اور دیکھیں، ہمارا احتساب ابھی ہوا تھا بلدیاتی الیکشن میں، اور لوگوں نے الحمدللہ جو ہمیں عزت دی، ضمنی الیکشنز میں بھی ہوتے رہتے ہیں، آئندہ 2018 میں بھی ہو جائے گا ہمارا، سڑکوں پہ ضرور ہے، مگر یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ۔ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے یہ بات کہ یہ جو اسکرپٹ ہے کسی اور کی لکھی ہوئی ہے، ڈائریکشن کوئی اور دے رہا ہے، ایکٹر کوئی کینیڈا سے آتا ہے، کوئی انگلینڈ سے آتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ کے آ جاتا ہے۔ اس ملک کے ایشوز کیا ہیں؟ لیکن یہ اگر بقول آپ کے ایکٹر آتے ہیں نہال ہاشمی صاحب، تو ان کو جواب تو دینا ہے نا آپ نے۔ نئی تو ہم دیں گے جب ٹی او آر کمیٹی بنے گی، اور بنی ہوئی ہے، پہلے بھی تو بنی ہے نا، پہلے کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ دیکھیے اپوزیشن اس میں غیر سنجیدہ ہے۔ چوری 1 پیسے کی ہو، چوری 1 چیز کی ہو، چوری چوری ہے، بےایمانی 1 ڈھیلے کی ہو، بےایمانی 1 ارب کی ہو۔ جن لوگوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے اس ملک کے لوگوں کے اعتبار کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے اس ملک کے سیاسی نظام کو لوٹا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، معافی نہیں ملنی سبھی چاہیے۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ملک کو لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ جمشید اقبال صاحب، ایکٹر آتے ہیں اور وہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، تو یہ بتا دیجئے پھر جب سبھی ایک جیسے ہیں، ایکٹر اکٹھے کیے جاتے ہیں، تو یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ احتساب کرے گا کون، یہ ہوگا کیسے پھر؟ دیکھیں، بیسیکلی 2-3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہاں پہ یہ کہنا کہ فلاں لوگ متحد نہیں ہیں، فلاں لوگ برے ہیں، فلاں لوگ جو ہیں آپ کہہ لیں میچور نہیں ہیں، فلاں جمہوریت کو ڈی ریل کرنا، دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں بالکل ضمنی باتیں ہیں، یہ آف ٹریک کرنے والی باتیں ہیں۔ بیسک جو ایشو ہے، بیسک ایشو آج میں سمجھتا بڑا اسپیسیفک ایشو ہے پاناما لیکس۔ پاناما لیکس میں کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں، اس میں روٹین کا پروسیس ہے، نیب ہے، ایف بی آر ہے، آپ کہہ لیں احتساب کمیشن ہے، عدالتیں ہیں، انہوں نے احتساب کرنا ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے، بیسک ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ رکھے اور جن لوگوں نے چوری کی ان کی پکڑے۔ لہٰذا کسی بندے کی چوری پکڑنے کے لیے حکومت کو کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اداروں کو متحرک کرے اور ان چوریوں کو پکڑ لے، روٹین میں پکڑے۔ اور جس کو گورنمنٹ نہیں پکڑتی، چوری نثار صاحب اس کو دھمکی دیتے ہیں، یا حمزہ صاحب دیں، یا شہباز شریف صاحب دیں، نواز شریف صاحب نام لیں کہ ہمارے پاس فائلیں
हैं, इसका मतलब है ये चोरों के बड्डी बने हुए हैं, ये पकड़ नहीं रहे, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। बाकी रही थी बात, यहाँ बात आ गई वज़ीर-ए-आज़म की। वज़ीर-ए-आज़म का चूँकि अदारे कर नहीं रहे, लिहाजा इसके लिए कमीशन बनना जरूरी था। लिहाजा मैं समझता हूँ हमें आज जो जिस तरह वज़रा, जिस तरह हुकूमती नुमाइंदे, जिस तरह हुक्मरान खानदान डील कर रहा है इस इशू को, ये इशू बड़ा सीरियस है। इशू इतना सीरियस है कि ये इनकी गर्दन ले जाएगा। लेकिन जमशेद इकबाल साहब, आपने पीपल्स पार्टी को मिलाया है साथ, आपने पीपल्स पार्टी को साथ मिलाया है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब बना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, तो ये क्लॉज थी कि एक खुद मुख्तार इदारा एहतसाब के लिए कायम किया जाएगा। आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपकी टेन्योर भी रहा, वो इदारा नहीं बन सका, क्यों? कोई डर था या उस इदारे को बनाने में कबाहत क्या थी? अब नून लीग का दौर है, अभी भी नहीं बन सका। पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर निहाल हाशमी साहब से ले लेते हैं। देखिए, हमारे दौर में निहाल हाशमी साहब, हमारे दौर में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उस सब्जेक्ट पर जिस पर आपने कहा सेरेमैल के मुतल्लिक या स्विट्ज़रलैंड के मुतल्लिक, उन्होंने आपने अदालत ने एक अपने आप को ख़ुद तकलीफ़ दिला करके एक गलत फ़ैसला सुनाया। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कि जो कि उस पर बन भी नहीं रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर, उसको हमने बन तस्लीम किया। आज आपकी हुकूमत है, आप एक दफ़ा नहीं पूरा सेरेमैल के लिए और स्विट्ज़रलैंड के लिए आप 1000 दरख्वास्तें ले जा करके पढ़िए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि हमारे हाथ साफ़ होंगे। तीसरी तरफ हम यही तो कहते हैं कि जो लफ्ज़ मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया था मुतनाज़ा का, कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब चिलकोटी जो है ना, जो चिलकोट है, उसकी तरह एक कमेटी बनाए पार्लिमान का, जो उन्होंने ख़ुद कहा है। उस पार्लिमान के लिए जैसे बरतानिया ने, सर चिलकोट ने आकर के एक फ़ैसला सुना दिया टोनी ब्लेयर के मुतालिक, यही एक कमेटी बनेगी, उसका काम होगा उस इंसान साफ निहाल हाशमी साहब बन जाए। भले एक इंसान की हैसियत से निहाल हाशमी साहब उस सर्चिल कोर्ट की जगह पर जाकर के बैठ जाए, और टोनी ब्लेयर को जिस तरह सजा के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म को सजा हक पर मबनी होगा तो निहाल हाशमी साहब देंगे इसको। अच्छा नहीं, आपने ये नहीं जवाब दिया आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपने बता दिया। जाहिर है ये एक बड़ा सवाल फिर पैदा हो जाता है कि जिन पर जो इल्जामात पहले भी लगे और पहले हुकूमत आपकी थी और उसके बाद आप PMLN की है, अब ये एहतसाब होगा कैसे? निहाल हाशमी साहब, यही मेरा आपसे सवाल भी यही है कि क्या कबाहत थी अगर खुद मुख्तार इदारा बन जाए और वो अपने तरीके से ये तहकीकात करे तो इसमें सब आ जाएंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI है, चाहे वो आपकी जमात है, कोई भी जमात हो, आम आदमी भी हो, वो इसमें शामिल हो सकता है। कबाहत क्या है, क्यों नहीं बनाया? अब तो आपका 1.5 साल बाकी रह गया। कबाहत मैं आपको बताता हूँ, 97 में भी जो पाकिस्तान में एहतसाब ब्यूरो बना वो हमारी सोच थी, हमारी फिक्र थी, और इस बार भी जो एहतसाब ब्यूरो बना उसने जब डॉक्टर आसिम जैसे दोस्तों को और शरील मेमन और मोराई जैसे लोगों को पकड़ना शुरू किया और बेशुमार लोगों को पकड़ा, तो हमारे अपने लोग चीखने लगे, चाहते ये हैं कि आम आदमी का एहतसाब हो, बड़े आदमियों का। तो हम एक बात जमा खाती रखें, हम एहतसाब करेंगे और इंशाल्लाह होगा। दूसरी बात, सड़कों पे निकलने का हक सिर्फ उनका बनता है जिनके पास आज़ादी नहीं है। आज कश्मीर में 17 लोग शहीद हो गए, उनसे जाके पूछें सड़कों पे निकला क्यों जाता है? आज़ादी के लिए। आप अपनी आज़ादी खोने के लिए निकलना चाहते हैं? आपके पड़ोस में नेटो आके बैठा हुआ है और नेटो कहता है कि हम अगले 24 साल तक यहाँ पे रहेंगे और $1 अरब यहाँ पे खर्च करेंगे। किस लिए? इसलिए कि सीपैक इस मुल्क में नहीं आ रहा है, ना आ जाए। आज नेटो अगर बैठ के ब्रसल्स में मीटिंग कर रहा है, अफगानिस्तान के पड़ोसियों को नहीं बुला रहा है, ना चाइना को, ना ईरान को, ना उज़्बेकिस्तान। तो इश्यूज ये हैं, इश्यूज ये नहीं है। इम्तियाज गुल साहब, बात जो है वो कोई की जाती है, निकल कहीं जाती है, तो क्या लगता है कि हम एहतसाब कमीशन का एक प्रॉपर इदारा कायम नहीं कर सके हैं? पॉलिटिकल विल हमारी नहीं है, बजाय तो यूं लगता है। क्या समझते हैं? वो देखिए जिस तरह ये चीख रहे हैं निहाल हाशमी साहब, मुझे तो हैरानगी हो रही है। इतने जिम्मेदार शख्स हैं, मेरा ख्याल है कानूनदान भी हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि किसको खुश करने के लिए इस लहजे में ये बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी एक दफ़ा हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से एक बात ये मंसूब की गई थी कि अमेरिका सीपैक के बारे में नाखुश है। इसी तरह अब ये भी कह रहे हैं कि चूँकि नेटो ने कह दिया, हमारे पड़ोस में बैठा है और वो सीपैक नहीं बनने देंगे, तो खुदारा आप कुछ इस मुल्क पे कुछ रहम कीजिए और इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें ना करें। अगर अमेरिका को अब नेटो को पसंद नहीं भी है तो आपको ये ढंढोरा पीटने की ज़रूरत क्या है कि सीपैक उनको पसंद नहीं है और इसलिए वो हमारे बगल में आके बैठे हुए हैं। वो तो 2001 से बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह अगले
2-3 दहाइयाँ और भी बैठे रहेंगे। असल मसला हमारा ये है जो जिस अंदाज में चीख चिल्ला रहे हैं हमारे इंशाल्लाह क्यों बोल रहे हैं कैमरों के सामने बैठ के, तो नहीं आप जरा मेरी देखिए, मैंने आपकी बात नहीं काटी, आप मेरी बात ना काटिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज में ये चीख चिल्ला रहे हैं हमारे सियासतदान, बिला सोचे समझे बातें कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि थोड़ा सोच समझ के बात करें। जिस सवाल उनसे पूछा जाए उस सवाल का जवाब दे, बजाय इसके कि पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट और ये चले जाते हैं CPAC, पूछा जाता है एहतसाब ब्यूरो और ये चले जाते हैं कहीं बरतानिया पहुंच जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे घर के मामलात बड़े संगीन हैं, चाहे वो रूल ऑफ लॉ की बात है, चाहे वो इक्तिसादियात की बात है, और हमें इन तमाम मसाइल को दुरुस्त करके ही हम CPAC को कामयाब बना सकते हैं। जब तक इस पे कौमी इत्तेफाक राय नहीं होगा, और कौमी इत्तेफाक राय उसी सूरत में होगा जब तमाम जिम्मेदार शख्सियात, चाहे वो वजीर आजम है, वजीर आला हैं, किसी भी सूबे के हैं, जब बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, कौमी इत्तेफाक राय भी जरूरी है, घर के जो संगीन मसाइल है हल करना है, और एहतसाब पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जमशेद इकबाल साहब, क्या लगता है आपके पास कोई ऐसे सॉलिड एविडेंस हैं? बोइंग 777 की आपने कल भी आपकी नुमाइंदगी थी इस प्रोग्राम में, बात हुई कि काफ़ी ब्रेक डाउन है, बहुत ज़्यादा अखराजात का, 30 करोड़ की बात की जा रही है। तो पहले भी कमीशन बना, साबित नहीं हो सका, क्या अभी आपको लगता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग सबूत हैं कि आप साबित कर लेंगे? देखिए, ये आप कह लें कि 30 करोड़ और 43 करोड़ 43 एंड अच्छा 43 हो गया, दो बातें हो रही हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उसकी कोई आप कह लें कि वजाहत नहीं आई, ना उसकी कोई डिक्लाइन हुआ है जी। और मैं समझती हूँ इसके सबूत की तो जरूरत तब आए कि अगर गवर्नमेंट उससे इनकार कर दे कि ऐसा नहीं है, और वो कहें कि हमारा इख्तियार नहीं है। सो बेसिकली जो इशू मेरी बहन आज का इशू है ना, वो ये है कि मेरे पास एक बंदा आता है, गन पॉइंट में मेरी जेब से पैसे निकाल लेता है, और मैं जब पुलिस थाने में जाता हूँ तो वो कहते हैं ये आलम इस्लाम के खिलाफ साजिश है, ये कुफार की साजिश है, ये इंटरनेशनल इशू है। मेरे भाई ऐसा इशू नहीं है। इशू है कि इस मुल्क के पैसे लूटे जा रहे हैं 12 अरब रुपये पर डे। जब 12 अरब रुपये पर डे लूटा जा रहा है तो उस पैसे की बात करना ये वाकई एक जहाद है इस मुल्क में, जहां पे इसे एक प्लस माइनस एक इस बुराई को एक्सेप्ट कर लिया है। जहाद करने जा रही है जी, करना जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी आपके अंदर लोग गलत है। मैं कहता हूं कि जब हमारे अंदर गलत लोग हैं तो मेरे भाई आप जब हर रोज हमें ये ताना देते हैं और पकड़ते नहीं हैं, तो इसका मतलब हम रोज आपको कहते हैं कि आप पकड़ते क्यों नहीं, आप चोरों के यार हैं, आप चोरों के साथ लगे हुए हैं, आप बड्डी बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हर रोज टॉक शो में बेइज्जती करवा के चले जाते हैं, लेकिन पकड़ते फिर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी अगर जरदारी साहब पे कोई उनको इशू है, किसी और पे इशू है, मेरे पे इशू है, जहांगीर तरीन पे इशू है, और फिर भी कल को जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ होता नहीं है, तो मैं समझूंगा निहाल हाशमी हो या इसाकदार हो या हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या मैं बात करूं कि बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका पॉइंट ले लिया। निहाल हाशमी, मैं समझता हूं ये काम छोड़ के परफॉर्म करें, आप सबको पकड़े। अगर आपको लग रहा है जिनके नाम इन्होंने ले दिए हैं तो आप उनको पकड़े। और ये जो बोइंग 777 पर बात की जा रही है कि 43 करोड़ आ गए हैं, पहले 30 करोड़ का फिगर था, कैसे वजाहत देंगे? अब वक्त आ नहीं गया, वजाहत दे देनी चाहिए, अब तो दूसरा दिन हो गया। दो चीज की वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो जमशेद भाई ने जो कहा 45 करोड़, तो SOP पढ़े, गवर्नमेंट की जो SOP है, ये तो वजीर आजम है जो कि जिनको ऑथराइज है, SOP में है। मगर इमरान खान साहब बनी गाला में इजलास करते हैं KPK की हुकूमत की। सर पहले वजाहत की बात जवाब, फिर आप कहेंगे मैं आपको बार बार काट रही हूँ, टाइम कम है, सिर्फ ये बता दीजिए वजाहत दे रहे हैं आप या नहीं? KPK हेलीकॉप्टर को, जहाज को इस्तेमाल करते हैं, क्या ही इज ऑथराइज्ड टू यूज द हेलीकॉप्टर्स एंड एयरप्लेन्स ऑफ KP गवर्नमेंट? नो, नॉट एट ऑल। प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज है, SOP के तहत है। दूसरी जो 12 अरब की बात करें, अगर मेरे भाई 6 अरब भी बता दें, हवाई तीर चला रहे, कहीं नहीं है कि पाकिस्तान में 12 अरब रुपए की रोजा। अभी देखिए, एक मिनट जमशेद साहब, टाइम कम है जी, फिगर ले आए, नैब की फिगर है भाई, आप कहीं भी नहीं। ठीक है जी, वो कल ला रहे हैं, कोर्ट में ला रहे हैं, तो आप तैयार रहिए, हुकूमत तैयार रहे, कल कोर्ट में आ रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर, और उस पर बात हो जाएगी। 2008 और 2008 से 2013 की हुकूमत, हमारी उस वक्त 7 से 8 था, उस वक्त 7 से 8 की फिगर थी, अब 11 से 12 हुकूमत में ही होता था मेरे भाई। उस वक्त 7 से 8 था, 11 से 12 हुकूमत में जियाउल्लाह आफरीदी ने इल्जाम लगा था
पंजाब की हुकूमत में, पाकिस्तान की ठीक है, हुकूमत इन में टॉपिक से बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह प्रोग्राम की हो कोई चुके हैं। निहाल चीज़ हाशमी नहीं साहब, कर हमें सकते। थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए ताकि मामलात जो हैं ये सारे हल हो सके। आयतुल्लाह दुरानी साहब, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्ट है हुकूमत के खिलाफ इतना संजीदगी से जो आप सामने आ गए हैं, या वाकई आप संजीदा हैं, या सिर्फ ये बातें हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं देना चाह रहे, कहीं आपका वोट बैंक न छीन ले? नहीं, ऐसा कतन नहीं है, बल्कि हम लोग मुकम्मल तौर पर एक अपोजिशन की तरह उसके साथ, या जैसे आप पहले कह रहे थे पंजाब में पोजीशन बनाना चाहते हैं? नहीं, वो तो मैंने वैसे आपको बता दिया कि पोजीशन और अपोजिशन जो है ना। निहाल हाशमी साहब, एक बात पूछूं, कहीं डॉक्टर आसिम जैसे वापस आए थे और पकड़े गए, कल शुजात हुसैन अपने चौधरी साहब ने, निसार साहब ने, और चौधरी निसार या आर्मी चीफ ने गारंटी करके जब प्राइम मिनिस्टर वापस जिला वतनी से वापस आ गए, कहीं ऐसा नहीं है उसका मुस्तकबिल भी डॉक्टर टाइम कम है। लास्ट कमेंट इम्तियाज गुल साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे, इस वक्त क्या रियासत को इतने गैर संजीदा रवैयों की जरूरत है जो हमने अपनाए हुए हैं? देखिए, इसीलिए तो इस मुल्क का ये हाल है कि रवैये संजीदा नहीं है। एक तो ऐसे हालात में जब एक फंक्शनल हुकूमत है और वो 39 दिन किसी और कैपिटल में जाके वहाँ से हुकूमतकारी होती है, हमारी हुक्मरान जमात ने एक निराला रिकॉर्ड मेरा ख्याल है कायम किया है, दुनिया में कहीं इस तरह नहीं हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि अगर तो वाक़तन इन लोगों के पास जहांगीर तरीन, आयतुल्लाह दुरानी, आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस हैं, तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक एहतसाब का खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए। जब ये सब होगा तो यकीनन हम वो हासिल कर लेंगे, हम एक जो आइडियल स्टेट का ख्वाब देखते हैं वो हासिल कर लेंगे। आप चारों मेहमान जो इस प्रोग्राम में शरीक थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहेंगे कि हम रियासत को संजीदा लेंगे ताकि हमारे मामला ठीक हो सके। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।